नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। किताब के ऑथर एक होटल में वैले का काम करते थे जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव फ्रिक्वेंटली आता था। वो एक जीनियस था जिसने यंग एज में बहुत सी कंपनीज बनाई और बेच भी दी। बहुत पैसे थे उसके पास, पर उसका अपने पैसे के साथ रिलेशनशिप बहुत ही स्टूपिड था। हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर घूमता था और बिना शराब पिए और शराब पीकर अपने अमीर होने का बहुत शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी जब उसने अपने दोस्त को बहुत से पैसों की गड्डियां देकर कहा उसे गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट करवाने के लिए, और फिर अपने दोस्तों के साथ समुद्र के पास गया और एक गेम खेला जिसमें जो उन गोल्ड कॉइन्स को समुद्र में ज्यादा दूर फेंकेगा वो जीतेगा। पैसे के साथ ऐसा बेहुदा व्यापार सिर्फ मस्ती के लिए। अब आप लोग सोच सकते हैं कि उसका ये बिहेवियर कितने समय तक चला होगा। ज्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद ये पता चला कि कैसे वो बैंकरप्ट हो गया। अब इस कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिसका नाम था रोनाल्ड जेम्स रीड। वो एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। ये साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा तो देश विदेश की अखबारों में उसका चर्चा हुआ। चर्चा इसलिए हुआ कि मरने के समय उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों को और 43 करोड़ चैरिटी में दे दिए। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतना पैसा कहां से आया? जब इसका पता लगाया गया तो ये पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वो तो एक साधारण जीवन जीता था और जितने पैसे बचा सकता था उसे ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक में लगाकर भूल जाता था। फिर कई दशकों बाद कंपाउंडिंग की पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्थ बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी की कहानी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कि कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो पैसे के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं उसकी। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकरप्ट हो जाता है और दूसरा एक सफाई कर्मचारी ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद करोड़पति बन जाता है। ऑथर मॉर्गन हसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कुछ ऐसी कहानियां बताते हैं जिससे आपको विश्वास हो जाए कि फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए कोई टेक्निकल नॉलेज या डिग्री होने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल सक्सेस साधारण सी सॉफ्ट स्किल सीखकर भी पाई जा सकती है। तो आइए आज आपको बताते हैं वही सॉफ्ट स्किल्स कुछ कहानियों के माध्यम से हमारे कहानियों के चैनल स्टोरी राइट्स पे। नो वन्स क्रेजी। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं लॉटरी टिकट्स का। अमेरिकन जनता मूवीज, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्टिंग इवेंट्स और बुक्स के कंबाइन अमाउंट से ज्यादा लॉटरी टिकट्स खरीदने पे खर्च करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लॉटरी टिकट्स कौन खरीदता है? ना अमीर, ना मिडिल क्लास, पर गरीब लोग। वो गरीब लोग जो इतने गरीब है कि अगर उनको कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो 30 से 35 हजार अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे गरीब लोग वहां पे सालाना 30 से 35 हजार रुपए की लॉटरी टिकट्स खरीद लेते हैं। तो ऐसा क्या फाइनेंशियल सेंस लॉटरी टिकट्स खरीदने का बनता है कि वो पैसा जो उनके इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकता है उससे वो लॉटरी टिकट्स खरीद लेते हैं। क्या ये फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप शायद कहेंगे नहीं, ये क्रेजीनेस है। पर दोस्तों, जो आपको या मुझे क्रेजी लगता है वो एक गरीब आदमी के लिए बिल्कुल रेशनल और वाइज डिसीजन है। कैसे? उसके लिए ऑथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी खरीदता है वो कहता है कि हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। सेविंग्स की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। बहुत ज्यादा सैलरी, वेकेशंस, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब हमसे बहुत दूर है। और ना ही हम अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। ये सब हमारे लिए एक सपना है और इस सपने को जो मिडिल क्लास और अमीर जी रहे होते हैं और टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले रहे होते हैं, ऐसे सपने को सच में साकार होने के चांसेस हमें सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदकर और लॉटरी लगने पे ही लगते हैं। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम अपने सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। आपको ये क्रेजी लगेगा क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वो आप में से बहुत लोगों को आसानी से मिला हुआ है और आप में से बहुत लोग तो उसकी वैल्यू भी नहीं करते। दोस्तों, इस कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं कि गरीब हो, मिडिल क्लास या रिच, ज्यादातर मनी रिलेटेड डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस एक्सेल की शीट पे वर्किंग करके नहीं, इंसान अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस और इमोशंस से प्रभावित होकर लेता है। जो मैं डिसीजन लूंगा वो आपको क्रेजी लग सकता है और जो आप डिसीजन ले वो मुझे क्रेजी लग सकता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस डिपेंड करती है आप अपने इमोशंस, सर्कमस्टांसेस और कैलकुलेशंस को साथ में रखते हुए पैसे के साथ कैसा बिहेव करते हैं। लक एंड रिस्क। बिल गेट्स की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अगर आप बिल गेट्स और उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआती कहानी जानना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक से जरूर देखें। बिल गेट्स साल 1968 में जब स्कूल में पढ़ते थे तो उसी समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट्स थे जो हाई स्कूल में थे। पर पूरी दुनिया में लेक साइड स्कूल सिर्फ कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जिसमें उस समय एक कंप्यूटर था।
उस स्कूल के पास उतना पैसा और दूरदर्शिता थी कि उन्हें अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा और बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन उन लाखों करोड़ों बच्चों में से एक थे, वो लकी स्टूडेंट्स जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने ये बात ऑन रिकॉर्ड्स भी कही है कि अगर उनका स्कूल लेक साइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। दो और भी बहुत से फैक्टर्स थे बिल गेट्स के सक्सेस में, पर लक उनमें से एक था। आइए बिल गेट्स के एक और दोस्त केंट इवंस की बात करते हैं। केंट इवंस बिल गेट्स और पॉल एलन के बेहतरीन दोस्त थे और उनके सभी कंप्यूटर एडवेंचर्स में उनके पार्टनर्स भी। बिल गेट्स ये बताते हैं कि अगर केंट इवंस ने स्कूल खत्म किया होता तो वो गारंटेड माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग पार्टनर्स होते, पर केंट इवंस ने स्कूल खत्म ही नहीं किया। केंट इवंस स्कूल में ही एक माउंटेनरिंग एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उन्होंने फेस किया वो रिस्क जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। माउंटेनरिंग में लाखों लोग जाते हैं पर मरता लाखों में से एक ही है। ऑथर लक और रिस्क का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से सिखाते हैं कि कैसे बिल गेट्स और केंट इवंस बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटी रखते थे, पर जहां बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक वो बने जिन्होंने हद से ज्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वहीं केंट इवंस लाखों में से वो एक इंसान बने जिन्हें लक का बिल्कुल अपोजिट रिस्क फेस करना पड़ा। तो जहां शुरुआत साथ हुई थी, लक और रिस्क के कारण डायरेक्शंस और फाइनल आउटकम्स बिल्कुल अपोजिट हो गए। अब ये कहानी बताने का कारण ये नहीं है कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत थी। किस्मत के अलावा और भी बहुत फैक्टर्स थे, पर यह कहना उचित होगा कि आपके एफर्ट्स के अलावा भी बहुत से और फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आउटकम क्या होगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं भी होते। आपको सिर्फ इस बात पे विश्वास रखना है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत सफल हो जाओ तो ये मत मान बैठो कि जो आपने सब डिसीजन लिए वो सही रहे तभी आप सफल हुए और आगे भी वैसे ही होगा। और अगर आप फाइनेंशियल फेलियर्स का सामना करो तो ये मत मान लेना कि जो आपने डिसीजन लिए वो सब गलत थे इसलिए आप असफल हुए। सफल होते समय भी आपके डिसीजंस हार्डवर्क के साथ बहुत सारे फैक्टर्स थे और आपके असफल होने पे भी आपके डिसीजंस हार्डवर्क के अलावा और बहुत से फैक्टर थे। सफल होने पे भी कॉशियसली आगे बढ़ते रहो और असफल होने पर भी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चलो जब तक सभी फैक्टर्स आपके फेवर में आके आपको सफलता ना दिलवा दे। नेवर इनफ व्हेन रिच पीपल डू क्रेजी थिंग्स। मनी से रिलेटेड तीसरी सॉफ्ट स्किल बताने के लिए ऑथर एग्जांपल देते हैं रजत गुप्ता का, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ और जो एक अनाथ थे। ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहने के बावजूद 40 साल की उम्र में रजत गुप्ता दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मैकेंसी के सीईओ बने। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल रोल में वो रहे। साल 2008 में उनकी नेट वर्थ करीबन $100 मिलियन थी। उतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि अगर इतने पैसों को बैंक में रखकर बस इंटरेस्ट इनकम भी आए तो 50,000 रुपए पर घंटे बिना कुछ किए कमाए जा सकते हैं, 24 घंटे हर रोज। पर दोस्तों ये भी उनके लिए काफी नहीं था। वो करोड़पति से बहुत ही डेस्परेटली अरबपति बनना चाहते थे। उस समय वो गोल्डमैन सैक्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए। और दोस्तों अपने अरबपति बनने की डेस्परेशन में इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन न होने के बाद उन्होंने वो काम किया जिसने उनकी इतनी सालों की रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह के लिए दोषी पाया गया। दोषी करार होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग जिसका मतलब था कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो उन्हें बोर्ड मीटिंग्स में मिलती थी पर कॉन्फिडेंशियल होती थी, उसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा। ऑथर रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि कैसे बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वो दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति, कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता। ये इनफ शब्द ये बहुत महत्व रखता है। ये बताता है कि इंसान को फाइनेंशियली एक गोल पोस्ट बनाना चाहिए, ऐसा गोल पोस्ट जिसमें आपकी सभी नीड्स और रीजनेबल वांट्स पूरी हो सके। उसके बाद सब लालच है जो आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर सकता है। तो सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल है कि आप इनफ की डेफिनेशन जरूर बनाएं और उसके बाद रुक जाएं और पैसे से ज्यादा अपने परिवार और अपनी सुख शांति को ज्यादा महत्व दें। सोशल कंपैरिजन ये स्किल अटेन करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके पास BMW है और मेरे पास भी होनी चाहिए। ऐसी सोच बिल्कुल छोड़ना बहुत जरूरी है ये इंपॉर्टेंट स्किल सीखने के लिए। तो अपने लिए क्लियर इनफ की डेफिनेशन बनाना और उस फाइनेंशियल स्टेटस को अचीव करने की डायरेक्शन में काम करना और फिर रुक जाना बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्किल है। कंपाउंडिंग
वॉरेन बफेट ने इतना मैसिव वेल्थ कैसे बनाया, उसके ऊपर करीबन 2000 किताबें लिखी जा चुकी हैं और उन सब किताबों का सार मतलब समरी अगर देखें तो एक लाइन में कंक्लूड किया जा सकता है और वो एक लाइन है, दिस गाय हैज बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3 क्वार्टर्स ऑफ ए सेंचुरी। वॉरेन बफेट स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वो बच्चे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी 84.5 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ में से उन्होंने 81.5 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ अपनी रिटायरमेंट एज मतलब 60 साल के बाद इकट्ठी की है। नो डाउट कि वॉरेन बफेट एक फिनोमिनल इन्वेस्टर हैं, पर सबसे जरूरी बात यह है कि वो 75 साल से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंस उनके स्किल को देना चाहिए उतना या उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए टाइम को। ऑथर एक एग्जांपल देते हैं जिसमें वो कंपेयर करते हैं वॉरेन बफेट को एक साधारण इंसान से। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जब वो 30 साल के थे तो उनकी नेटवर्थ 9.3 मिलियन डॉलर्स थी। वहीं एक साधारण इंसान जो नॉर्मली 20 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है, अपना पैशन एक्सप्लोर करता है, उसकी नेटवर्थ 30 साल की उम्र में होगी मात्र $25,000, क्योंकि उसने अभी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं किया। अब अगर इस पॉइंट पे वो इन्वेस्ट करना शुरू करता है और वो भी 60 साल की उम्र तक अपनी इन्वेस्टमेंट पे सेम रिटर्न कमाता है, 22% रिटर्न, वो साधारण इंसान है तो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है और इन्वेस्टिंग बंद कर देता है। तो दोस्तों प्रेजेंट समय में उसकी नेटवर्थ होगी मात्र 11.9 मिलियन डॉलर्स और वहीं वॉरेन बफेट की नेटवर्थ है 84.5 बिलियन डॉलर्स। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ से 99% कम नेटवर्थ है उस साधारण इंसान की। तो दोस्तों समरी में ये कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनका बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना और फिर 90 साल की उम्र तक उसे कंटिन्यू रखना। ये जो 75 साल उन्होंने कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट की और उसे होल्ड करके रखा या री इन्वेस्ट किया, उस समय ने कंपाउंडिंग के एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स उन्हें दिए। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्किल। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना एक बार के लिए फिर भी आसान है, पर अमीर बने रहना इतना आसान नहीं। शायद यही कारण है कि ज्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ साल बाद ही फेल हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल हैं जो एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस अचीव करने के बाद भी ब्रोक हो गए। बिजनेस हो, इन्वेस्टिंग, करियर, सब में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक सरवाइव करना। ये फाइनेंशियल स्किल भी वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से समझी जा सकती है। वॉरेन बफेट के साथ साथ उनके जैसे बहुत और इन्वेस्टर रहे होंगे, फिर भी वॉरेन बफेट जैसी नेटवर्थ और किसी की क्यों नहीं हुई। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक सरवाइव किया और अपनी वेल्थ को धीरे धीरे कर बढ़ाया, खत्म नहीं होने दिया। उन्होंने अपने 75 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में करीबन 14 रिसेशन देखे, पैनिक नहीं हुए, अपने आप को बर्नआउट नहीं होने दिया, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही ल्यूक्रेटिव डील्स छोड़नी पड़ी हो। रजत गुप्ता की तरह अपनी रेपुटेशन कभी स्टेक पे नहीं लगाई। जो सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी उनकी रही वो था सर्वाइवल, अपना सर्वाइवल, अपनी वेल्थ का सर्वाइवल। और बस इसी सर्वाइवल ने उन्हें वो समय दिया जो दूसरे लोगों को नहीं मिला, और उसी समय ने अपना जादू दिखाया और कंपाउंडिंग नामक फॉर्मूले से उनकी नेटवर्थ इतनी जबरदस्त हो गई। दोस्तों ये थे इस बेहतरीन किताब से 5 लेसन्स। इस किताब में ऑथर इसी तरह से कहानियों के माध्यम से टोटल 20 लेसन्स बताते हैं। 15 और लेसन्स अभी बाकी हैं। कुछ और बेहतरीन लेसन्स जानना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई वॉन्ट 1 मोर वीडियोज फ्रॉम दिस बुक। मेरे अगले वीडियो से पहले सभी 20 लेसन्स डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदे। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर एक और वीडियो इसी बुक से चाहते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।